फ्लैटिंग हो जाता है। करना जय भारत। आप जितने लोग ज्वाइन हुए हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। ज्यादा भीड़ की तो मैं अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि सच बोलने वाले के लिए सुनने वाले बहुत कम होते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आज मैं आपको पहले 2 वीडियो दिखा, तो आपको मालूम होगा कि कैसा प्रवास चल रहा है देश का। एक जब मोदी ने नोटबंदी करी, क्योंकि जो आज का मेरा विषय है आपकी नौकरियां ये मेरा विषय है और आपका भविष्य ये मेरा विषय है, इसलिए मैं थोड़ा सा 2 वीडियो आपको दिखाता हूँ। एक पहला वीडियो है, नोटबंदी के बाद मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में भाषण किया। ये तो बड़ी लूट है, मॉन्यूमेंटल लूट है गरीबों की नोटबंदी। तो मनमोहन सिंह को उत्तर देते हुए जैसा नहीं पावसामुळे येतंय का? थोड़ा हाँ, थोड़ी आवाज की कंप्लेंट है क्या? तो आज जब हम आपके नौकरियों की बात कर रहे हैं, जब आपके भविष्य की बात कर रहे हैं युवा युवतियों के, तो थोड़ा मुझे इतिहास आपको दिखाना होगा। पहला मैं नोटबंदी के बाद जो पार्लियामेंट में चर्चा हुई और जिसको मनमोहन सिंह ने कहा था ये नोटबंदी ये मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है और ये गरीबों की लूट है, तो उसको मोदी ने भी, क्योंकि मई 2014 से आप जानते हैं कि विरोधकों को बोलने का कोई मौका ही नहीं है, और बोला तो उसको बिल्कुल खत्म किया जाता है। वो मैं हर दिन अनुभव कर रहा हूँ। तो ये वीडियो देखिए। बहस चल रही थी। इसी बहस में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने नोटबंदी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा इससे देश की गिरावट आएगी और ये आंकड़ा अनुमान से कम ही है, अधिक नहीं। जिस तरह से सरकार हर दिन नए नियम बना रही है, उससे यही लग रहा है कि नोटबंदी को लागू करने से पहले कोई रणनीति नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से सरकार इसे लागू कर पाने में असफल रही। मैं नोटबंदी करने के उद्देश्य से असहमत नहीं हूँ, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उन्होंने नोटबंदी को मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट यानी गलत तरीके से किया गया प्रबंधन बताया। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को सिरे से नकार दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही पीएम मोदी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात पर तंज कसा था। फरवरी 2017 में संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है, आदरणीय व्यक्ति है, और पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो और इतने घोटालों की बातें, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा इतना सारा हुआ।
उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो आइए जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हिंदी में तो नोटबंदी के लिए जिसने भी कुछ बोला उसको ऐसा ही उत्तर दिया गया, और हर मोदी की पॉलिसी जो ना समझे, जो बिना किसी कंसल्ट करे जो करी थी उन्होंने, उसमें हर हर बार ऐसा ही हुआ, वो फेल हो गई। जैसे कि जीएसटी है, जैसे कि लॉकडाउन है। तो हमारे 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको मोदी उत्तर ही नहीं दे सकते, लेकिन वो ढोंग रचाते हुए कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया उन्होंने, ये नोटबंदी के बाद हमने बहुत कोशिश करी कि आप लोगों को समझाए कि नोटबंदी हमारे कभी भी फायदे की नहीं थी, लेकिन हम बहुत माइनॉरिटी में थे। तो माइनॉरिटी का मतलब ऐसा हुआ कि हम बोलते रहे। मोदी जी की एक चाल थी कि वो डट से झूठ बोलते रहे। अब ये देखिए, कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सालिया मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो देखा आपने, अभी हम रियलिटी पे आएंगे। ऐसा ही उन्होंने सीए एनआरसी के बारे में कहा था, कहाँ है हम लोग, बात ही नहीं चल रही है। और पार्लियामेंट में सब चर्चा हो रही थी उसके ऊपर, तो भी जंतर मंतर रोड पे उन्होंने कहा था, बात ही नहीं चल रही। सवाल कहा था एनआईसी, डिटेंशन सेंटर, ये सब कांग्रेस की बकवास है वगैरह। ये सब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने उनको चंद मनुवादी और मनीवादी यानी पूंजीवादियों ने प्रोजेक्शन दिया है। अभी देखो तुम, वैसे भी सब सिस्टम जो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में चली है, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी के भी साथ चर्चा करने को तैयार हूं, नेहरू और इंदिरा गांधी छोड़कर, क्योंकि वो एक सबल प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी के अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें सवाल नहीं। अभी मैं तो 5 पंत प्रधानों को मैं खुद जानता हूँ, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इनको सब मैं खुद जानता हूँ ना। नरसिंह राव, ये सब मेरे घर आए, मैं उनके घर गया। मतलब क्या, उनको वो भी बोलते थे कि ये सिस्टम है, हमें काम नहीं करने देती। लेकिन जिस सिस्टम को जुगाड़ के काम किया वो नेहरू, और नेहरू को भी बहुत तकलीफ हो गई। मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट का कई बार जिक्र किया है संविधान के। तो नेहरू ने 1957 में 50,000 रुपए, 50 करोड़, 5 करोड़ रुपए डालकर एलआईसी शुरू करी थी, जिसकी संपत्ति आज 40 से 50 लाख करोड़ तक गई। और इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 5,000 रुपए डाल के राष्ट्रीय बैंक में 5,000 करोड़, उसके आज डिपॉजिट 140 लाख करोड़ तक। बात हो गई। अभी देखो कितने पद देश में खाली है, लेकिन आप यूपीएससी कर रहे हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, कई परीक्षा दी है आप लोगों ने, रेलवे की दी है, ओएनजीसी की दी है,
कितनी भी सब परीक्षा दी आपने, हुआ क्या? परीक्षा दी, रिजल्ट आए, लिस्ट में नाम आया, अपॉइंटमेंट नहीं मिली। कितने दिनों से केंद्र में, राज्य में कई लाखों करोड़, मैं संख्या भी बताऊंगा आपको, जगह भरी नहीं है। पहले तो डेवलपिंग कंट्री में यदि 1 लाख लोगों के पीछे 10,000 लोगों को नौकरी होगी, तो हमारे देश में 1,000 भी नहीं है। 1 लाख लोगों के पीछे 10,000 लोग नौकरी में होते, इधर उधर डिफरेंट डिपार्टमेंट में। 1 किलोमीटर रेलवे जब डालते हैं तो उसमें 1,000 लोगों को नौकरी मिलती है। स्टेशन है, पान पट्टी है, दारू की दुकान है, जो भी सब खुला होता है। तो 1 मीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे। ईडी जिसका सबको डर है, सीबीआई जिसको सबका डर है, वो ईडी में 64% वैकेंसीज है, ओनली 36% पर काम चल रहा है। 64% वैकेंसीज है। केंद्र की कुल नौकरियां वैकेंट नौकरियां जो है वो 4,20,541 केंद्र की, सिर्फ केंद्र की। अभी देखो पुलिस, वहां पर पहले अपन एजुकेशन लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 यूनिवर्सिटीज है, उसमें 6,000 फैकल्टी के पोजीशन है। उसमें से सिर्फ 6,000 खाली है, वैकेंट है। और 363 यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, वहां 63,000 पद वैकेंट है। पुलिस में अकेले यूपी में 1.5 लाख पद भरने हैं, और देश के पैमाने पर 5,49,000 यानी 49,000 वैकेंसीज। तो ये इतनी वैकेंसीज है। और भी बोलते हैं, मैं अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वहां 41% टेक्निकल लोगों की जगह भरनी है और 44% नॉन टेक्निकल लोगों की जगह भरनी है। लेकिन राज्यों में, सभी राज्यों के कुल मिलकर टीचरों की कमी है। 10 लाख जगह खाली है। तो कितने लाख हो गए? तो आप गिनते रहिए। अभी सब समझ के सबसे अच्छा जो युवा युवतियों को शिक्षण देने का जो यूनिवर्सिटी है, IIT है, NIT है, MBA के कोर्सेस है, अहमदाबाद एक्सेट्रा, वहां भी 6,000 पद खाली है। 6,000 पद खाली। 36,000 हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं, अस्पताल है सरकार के, उसमें से 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। कुल मिलके, यानी सिर्फ ये छोड़ के सभी देश के पैमाने पर चर्चा करेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो राज्यों में 14 लाख से ज्यादा पद खाली है। आप गिनते रहो, इतने पद खाली है। अभी जो 7 यूनिवर्सिटी IIT के, उनके पास स्टूडेंट्स है 60,000, उनके पास फैकल्टीज है 5,887, 5,887 वैकल्टी है, फैकल्टीज है। उसमें से 3,000 यानी 3,487 पद खाली भरी नहीं। तो सॉरी, इतने जगह है और 2,400 पद खाली है, यानी 49% पद खाली है। रिपीट करता हूं, 5,887 यानी 5,887 टोटल फैकल्टीज है। IIT 7 IIT, उसमें से 3,487 यानी 3,487 लोग है, फैकल्टी में लोग है, यानी खाली जो है वो 2,400 से ज्यादा, यानी 41% ज्यादा से ज्यादा पद खाली है। उसमें से भी दिल्ली, खड़गपुर के IIT में तो 45% से ज्यादा पद खाली है। जो यूनिवर्सिटीज है, सभी यूनिवर्सिटीज, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, क्योंकि ये तो पद परमानेंट हो गए। जो परमानेंट नहीं है, ऐसे 6,50,000 टीचर है, और वो तो आज घर में बैठे हैं।
वैसे ही जब हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो 2014 में हमारे कॉलेज में 10,50,000 स्टूडेंट थे। आगे चल के 12,50,000 हो गए और आज 18 लाख स्टूडेंट्स है प्रॉपर एजुकेशन। बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की। आजकल एजुकेशन बंद है, तो सुविधा क्या है? सुविधा की बात छोड़ो, उनको तो आपको शिक्षा देनी नहीं है। वैसे सबको लगता था आज तक कि ये नौकरी की बात हो गई, ये नौकरी में क्यों नहीं लेते आपको? आप लोगों को यानी हमारे लोग जब ज्यादा से ज्यादा नौकरी में जाएंगे, मैंने बोला कि डेवलपिंग कंट्री में 1 लाख के पीछे 10,000 लोगों को 11,000 लोगों को नौकरी मिलती है। हमारे यहाँ 1,000 को मिलती, इतने से उसमें से इतने पद खाली। एमपीएससी की एग्जाम होती है, यूपीएससी की एग्जाम होती है, तो 10 पास सिलेक्शन होता है, बस उसके बावजूद कुछ होता है नहीं। बाकी सब एग्जामिनेशन हुए, रिजल्ट आए, डिक्लेयर किए, लेकिन पद नहीं। तो जो सरकार होती है उसके हित में वो काम करती है। मई 2014 से जो भी पद रिक्त हुआ वहां संघ के कार्यकर्ता बैठा के काम चल रहा है। पद खाली है, संघ के बहुत सेवा करने वाले लोग कहते हैं, तो आपको वो जगह नहीं मिलेगी। आपको जगह मिलती तो आपको अंदर क्या चलता हो समझता। आज तक आपको अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं है। वो अंदर क्या चलता है न समझने के लिए आपको पद से बाहर रखा जाता है। और अभी तो मोदी ने कारपोरेट सेक्टर के लोगों को आईएएस के बजाय, आईपीएस के बजाय कारपोरेट सेक्टर के लोगों को नौकरी देना तय किया और वो नौकरी दी भी। इसका मतलब क्या है? आपको जानबूझकर सिर्फ इलेक्शन के समय आपको एक इम्तिहान देंगे, कुछ लोगों के नाम जाहिर करेंगे, लेकिन आपकी भर्ती नहीं होगी। तो ये किसी को समझ में नहीं आता है। क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? ऐसे थोड़ा ही। मैं जब बोलता हूँ कि बाकी देशों में 1 लाख के पीछे 1,000 10,000 नौकरियां है, तो आपको 1,000 नौकरी देने में क्या दिक्कत है? और मैंने तो कई बार बोला है कि 6 साल में मोदी ने चंद उद्योगपतियों को 50 लाख करोड़ का मुनाफा छोड़ो, कर में सहूलत, ब्याज में सहूलत, एनपीए और अनेक तरह से कारपोरेट क्षेत्र को मदद की है। इनके जमाने में कारपोरेट करोड़पति की संख्या 3 गुना हो गई और इनके जमाने में कई करोड़पति की चंद 2-4 उद्योगपति की संख्या, संपत्ति 5 गुना बढ़ी। 5 गुना। जिनका मोदी आने के पहले दिवाला निकला था, सब अभी राफेल तक पहुंचे। तो संपत्ति है हमारे पास, लेकिन आपको पगार देके अंदर का काम, आपको देश कैसे चल रहा है समझेंगे तो आप क्या करें? आप शाने न हो जाए, आपको अंदर की बात मालूम न हो जाए, आपको नौकरी से दूर रखा जाता है। और ये तो संघ का एजेंडा है। मैंने कई बार बोला है कि संघ का एजेंडा क्या है? चंद लोग, सिस्टम ऐसी है अभी कि 1-2 करोड़ लोग चला रहे हैं देश और एक 20-25 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, नौकरी वाले, ताकि थोड़े व्यापारी और कारपोरेट सेक्टर। और क्या बोल रहे हैं आपको कि ठीक है 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो धान्य दे रहे हैं, जनधन योजना में हम आपके लिए 500 रुपए दे रहे हैं, किसानों के खाते में हम 500 रुपए दे रहे हैं। ये क्या होगा? ये दिखाता है कि आपको सिर्फ जिंदा रहने का हक है। जिंदा रहना ही आपका विकास है। आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, आप राजनीति में जाएंगे तो कैसे चलेगा? राजनीति का मैं बाद में बोलता हूँ, आपको चक्कर आ जाएंगे, आपको आप बेजा शून्य हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ तक आए कि आज आपको दूर रखना है। 2-2.5 करोड़ के साथ सब उनका चलता है। अभी टैक्स पेयर की भी संख्या मेरे ख्याल से आपको बोलने में ज्यादा समय उसमें दमाने दो, लेकिन बहुत 20 लाख के ज्यादा टैक्स भरने वाले भारत में इतने कम लोग हैं कि वो आंकड़ा में याद नहीं, लेकिन 1 लाख या 20 लाख लोग हो गए ज्यादा से ज्यादा। तो ये दुनिया में सबसे कारपोरेट टैक्स हमारे देश में कमी। और मोदी पूरे नाच से कहते हैं कि हम कारपोरेट टैक्स सबसे कमी है। अरे देश में 30%, 35% प्रदेश में है, हम 15%, 16%।
और देश की संपत्ति सब उद्योगपति को दे रहे, तो निजीकरण कर रहे हो अभी। आपको नौकरी देने की बजाय अभी रेलवे की कई लोगों की एग्जामिनेशन हुई, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, पद नहीं मिला। अभी 106 ट्रैक और बड़े बड़े जैसे कि देश की राजधानी के सब स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी निजी उद्योगपति के हाथ में दे रहे हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी बढ़ रही है। मैं बोलता हूं कि कई राज्य के संपत्ति से, जीडीपी से अंबानी की संपत्ति, मैंने पिछला बार बोला था, आज मैं फिगर नहीं, लेकिन 10-12 2-4 स्टेट छोड़े बाकी सब स्टेट के आगे अंबानी है, बहुत स्टेट के आगे अदानी है, स्टेट के आगे। और ये सब होते हुए भी एक इन्होंने तय किया है कि आपको दूर रखना है, सत्ता से दूर रखना है, और सत्ता से दूर रखने के लिए सिर्फ आपके वोट कैसे लेंगे। तो 2019 के पहले एग्जामिनेशन ली, रिजल्ट डिक्लेयर किए, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और अभी क्या डिक्लेयर किया है, आत्मनिर्भर। कई फंडे हाथकंडे अपनाए उन्होंने, लेकिन वो मैं उसकी बात नहीं करता। अभी क्या बोल रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को, देखो अभी 80 करोड़ लोगों को यदि 5 किलो पर हेड धान मिलता है तो उसकी साल की कीमत होती है 2-2.5 लाख। बस मनरेगा 25 करोड़ लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको 1 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। मिड डे मील मिलता है बच्चों को स्कूल में, उसके ऊपर एक 10,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। यानी 4-5 लाख करोड़ में आपको जिंदा रहने का अधिकार वो देंगे, वही विकास। तो मैं भी ले सकता हूँ 5 लाख करोड़ में देश चलाने के लिए, उसमें क्या तकलीफ है। हमारी जब जीडीपी लाखों करोड़ की है, वो तो अभी -24% हो गई, ये भी झूठ है। -24% जीडीपी जो है ना, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना होता है, 6%, यानी सब कंपनियां, उसके कामगार, उनके ट्रेड यूनियन, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 94%। तो 94% का जीडीपी का उल्लेख इसमें नहीं है। यदि वो कैलकुलेट होता है तो कई शास्त्रज्ञ बोलते हैं, अर्थशास्त्रज्ञ बोल रहे हैं, मेरे पास सबके वीडियो है, वो बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी -40 से 50% तक जा सकती है, यदि सही मायने में हिसाब किया तो, आंकड़े दिखाए तो। वो दिखाएंगे नहीं, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट कैंसिल कर दिया। वो खुद स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का चीफ बड़ा इकोनॉमिक्स है, वो कहता है कि हमारी जीडीपी 30 से 40% तक माइनस है, लेकिन वो दिखाते नहीं। मुद्दा क्या है, देश चारों ओर से खत्म हो रहा है। बैंक, रिजर्व बैंक, सभी बैंक उनके लूट लिया है। जो रिजर्व बैंक तो किसी ने हाथ नहीं लगाया था। चाइना की युद्ध के बात समय पे भी नहीं लिया था। मैंने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने अपील किया तो निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने 5 टन सोना लाके देश को दिया था। यानी देश पर जब संकट आया, आज कोविड का संकट है, देखो ना, लॉकडाउन की तो बात बहुत अलग है। खुद कैबिनेट मिनिस्टर जावड़ेकर बोलता है कि मोदी जी हमें नवंबर में आया, 19 नवंबर शायद चीन में डिटेक्ट हुए बाधित लोग, और 19 नवंबर मोदी जी वहां तब से बोल रहे हैं देश को, यानी कैबिनेट को, ये बहुत खतरनाक है। समझो दिसंबर से बोल, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 25 तक मोदी क्या कर रहे, ना हमारे एयरपोर्ट सील करे, ना बाहर से चाइना से तो हमारा इतना नजदीक का संबंध है। हिंदू व्यापारी हमारे, जब हम मॉल में जाते हैं, या हम बड़े मॉल में, जैसे वो चाइना में जाके माल खरीदते, तो कोविड तो वहां से इधर आने वाला ही था, आने की न आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यदि हम एयरपोर्ट सील करते, यदि हम आने वाले लोगों की जांच करते, यदि उनको वहां रोकते, तो देश में कोरोना क्यों आता। कोरोना तो हमारे यहाँ ओरिजिनल नहीं हुआ है, लेकिन ये करना नहीं था। जैसे इनको उन्होंने नोटबंदी करी, जैसे उन्होंने ये कोरोना फैलने दिया, आप सोचो, मुझे गालियां देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरा बाप क्या जा रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब हो रहा है। मैं 1976 से संघ हमारे सब दुख की जड़ है बोलता रहा। 2002 से मैं बोलता रहा कि मोदी सब
से ज्यादा देश का धोखा है। मैं बोलता रहा, मैं मरने की परवाह नहीं करता। अभी भी मैं बालकनी में बैठा हूँ, शायद मुझे अभी भी गोली आ सकती है, लेकिन मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं सच नहीं बोलूं तो कौन बोलेगा? आपके सामने कौन बोलेगा? मैंने ऐसे कई आए हुए पद को ठुकरा दिया है, इसलिए ठुकरा दिया है कि मैं भी एक झोपड़ी में से आया हूँ, और मुझे झोपड़ी वाले लोगों की आज भी फिक्र है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई सच बोलने की हिम्मत करेगा। हम करते हैं हिम्मत, इधर उधर से सब डेटा स्टडी करके आपके सामने रखते हैं। मैं क्या बोल रहा था, ये सिस्टम ने अभी क्या जाहिर किया है, किसी 20-25 करोड़ लोग टैक्स देंगे, 1-2 करोड़ लोग देश चलाएंगे, और तुम 100 करोड़ लोग 5 किलो धान्य अनाज पर हेड और 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा वो बैंक में डालेंगे, देश चलेगा। आपके लिए 5 लाख करोड़, देश की सब संपत्ति मुट्ठीभर लोगों के हाथ में। अभी आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ बम्बई। मुझे समय नहीं मिलेगा ज्यादा बोलने के लिए, लेकिन बम्बई का उदाहरण देने आपको गुमराह कैसे किया जाता है कि जब पीक पे है तुम्हारा कोविड, तो 5 अगस्त को राम मंदिर की हो जाती है। जब पीक पे है तुम्हारी गरीबी, तो 370 कलम रद्द किया जाता है। जब पीक पे है तुम्हारा, देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये देने का सरकार का काम। हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार को तब हमें सरकार संविधान के तहत गारंटी देता है कि आपकी सुरक्षा और आपके निजी चीजों के लिए जो सामान लगता है, वो हम आपको मुहैया करवा देंगे। होता है क्या मुहैया? नहीं होता है। तो क्या दिखाते हैं वो? हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान। अभी देखो, सब सीमा हमारे डिस्टर्ब है। मेरे पास वीडियो मैंने दिखा है पहले, अमित शाह दूसरे टर्म में होम मिनिस्टर होने के बाद बोलता है, हम अभी अक्साई चीन भी लेंगे वापस, और पाक कश्मीर भी लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ, यदि लेते तो हमें बहुत गर्व की बात है। वो देने के पहले या बोलने के पहले स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी चाहिए थी ना, कि चीन की बॉर्डर हमें सील करनी चाहिए थी। पहले जो हमारी बॉर्डर है वो सील करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के पाक कश्मीर के, यानी पहले टेररिस्ट का बंदोबस्त होना चाहिए था। क्या झूठ बोलते हैं लोग। इनके जमाने में कई गुना टेररिस्ट आए, हमारे लोग मारे गए, और टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री क्या है वो भी वीडियो मैंने दिखाया था। हमारे मुस्लिम बच्चों को अंदर लेते हैं और जबरदस्ती उनको टेररिस्ट बनाते हैं, नहीं तो टेररिस्ट कह के मार देते हैं। ये वीडियो है मेरे पास। तो मुद्दा क्या है कि आपको भटकाने का काम कैसा हो रहा है कि आप ये 5 रोटी कपड़ा मकान पर ना आए, बोले 370 ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? तुम्हारी की रोटी मिली, तुमको क्या शिक्षा में कुछ सहूलत मिली, या स्वास्थ्य में सहूलत मिली? ठीक है। तो लॉकडाउन के पहले भी ट्रम्प आया, वो आया, मध्य प्रदेश का सरकार गिराई, जो कुछ करना था उनको वो किया, पार्लियामेंट चलाया। जो कानून देखो, इतने बुरे कानून पास हो गए। 3 जो अभी उन्होंने 3 अध्यादेश निकाले किसानों के खिलाफ, उसका मैं सेपरेट वीडियो करूंगा। लेकिन किसानों को बर्बाद किया है लॉकडाउन करके, मजदूरों को बर्बाद किया है। लॉकडाउन के पहले नोटिस भी नहीं, और कुछ उनको दे सुविधा नहीं की। जिन्होंने लॉकडाउन किए थे देशों ने, उन्होंने दुकानदारों को, भाई तुम्हारा कितना प्रॉफिट था, 80% डिपॉजिट किया। तुम्हारी कितनी नौकरी थी, 80% डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट किया, फिर लॉकडाउन, और उनको महीने को देते रहे। इसीलिए वो लॉकडाउन यशस्वी होता। हमारा कैसा होगा जब हमारे लोग, हजारों करोड़ों लोग हमने देखे जो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, वो क्या खुशी से चल रहे थे? तो भी अमित शाह बोलता है कि 41 करोड़ लोगों के लिए मैंने 53,000 करोड़ रुपए दिए। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हमारे जो सब पैदल चल रहे हैं वो घर जाके वो पैसे का महल बनाने वाले थे। तो झूठ की सीमा नहीं। मई 2014 के बाद झूठ ही झूठ, और सवाल कोई करता नहीं। सवाल करने के लिए सब डरते हैं, सच कोई बोलता नहीं। सच बोलने की सजा क्या होती है वो एल्गार परिषद में हमने देखी है। कितने हमारे दोस्त अंदर है। मुद्दा क्या है? आपको भटकाने का काम किया जाता है। तो फिर क्या किया? लॉकडाउन के दिन क्या अनाउंस किया कि हम सब रात को थालियां बजाएंगे, और अनाउंस क्या किया मोदी ने? वीडियो है मेरे पास।
18 दिन में महाभारत की लड़ाई हमने जीती थी, 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीत गए। और 21वें दिन क्या किया? मोमबत्ती, सब लाइट ऑफ करने को कहा। और फिर क्या किया? कोरोना युद्ध के लिए मिलिट्री के एरोप्लेन से फूल बरसाए। अरे तुम्हारे मिलिट्री के विचारों को डायरेक्शन नहीं होने के बाद कारण चीन की सब मिलिट्री आके आपके भूमि पर बैठी है और आप बोलते थे फूल बरसाओ कोरोना योद्धा के लिए। कोरोना योद्धा को सैलरी नहीं है, कोरोना योद्धा के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। लॉकडाउन का मतलब होता है, मैंने कई बार बोला, इतनी सिंपल भाषा में मैंने बोला है कि जब बच्चा माँ को खाना मांगता है और उसके पास तैयार नहीं होता तो वो खिलौने देती है, खिलौने से खेल, तब तक मैं गरम गरम खाना खिलाती हूँ। वैसा लॉकडाउन का मतलब है। लॉकडाउन का मतलब था कि भाई बड़ी आपत्ति आ रही है और आई है, आप सब लोग घर में बैठो, तब तक मैं मेडिकल इक्विपमेंट यानी ट्रीटमेंट यानी 3 जांचों से जांच करना, टेस्ट करना, जांच करना, ट्रीटमेंट देना। और तो ये हमारे पास कुछ नहीं था सुविधा। ये सुविधा 29 मार्च तक हमारे लोग पीपीए किट और मास्क निर्यात कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे। तो हुआ क्या? तो हमने ये लॉकडाउन जाहिर की। देखो ना, सुप्रीम कोर्ट तक, उच्चतम न्यायालय तक हजारों किलोमीटर हमारे बहनें पैदल चल रही थी, जो इसमें से कई बहनें बच्चा पैदा किया रास्ते में चलते समय, ब्लीडिंग के साथ वो चल रही थी, किसी को दया नहीं आई। कुछ चंद हाईकोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के जजेस बोले हमको रोना आ रहा है ये देख के, तब उन्होंने कुछ ऑर्डर पास करे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, तब तक सर्वोच्च न्यायालय को अटॉर्नी जनरल बोलता था कोई पैदल नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था वही। वो भी वीडियो में आपको बजा के दिखाता हूँ तो आपको समझेगा कि क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको जाना है। ये देखिए, इतना एक वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हम स्वतंत्र विचार नहीं करेंगे तो हमें कोई रास्ता नहीं। जब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा तो हम सड़ते मरेंगे, सड़कर मर रहे हैं, सवाल ही नहीं आता। ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा पीएम केयर, सरकार ने कहा जज लोया अपनी मौत मरे, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा राफेल में कोई गड़बड़ नहीं हुई, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा राम मंदिर वहीं बनेगा, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा पीएम केयर फंड ईमानदारी से काम कर रहा है, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा ईवीएम ठीक है, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा मध्य प्रदेश का स्पीकर सत्र को निलंबित नहीं कर सकता, न्यायालय ने मोहर लगा दी। सरकार ने कहा कि प्रशांत भूषण अराजकता फैलाना चाहते हैं, न्यायालय ने मोहर लगा दी। क्या 70 साल में आपने इससे पहले कोई सरकार देखी है जिसकी हर बात पर न्यायालय ने मोहर लगाई हो? तो कहाँ जाएंगे हम लोग यदि उच्चतम न्यायालय ये हमारे बाद में रवैया है, हम कहाँ जाएंगे? अभी मैं आपको आपका लक्ष्य भटकाने का एक ही उदाहरण देता हूँ। कितनी बार देता हूँ? एक ही उदाहरण देता हूँ, उसमें वो डिटेल फिगर से, उसमें डिटेल फिगर में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी आज की पोस्ट पढ़ो तुम। मैंने पोस्ट पढ़ने के बाद ये आपने मैं ये पोस्ट आपको पढ़ने के लिए रखी है, आप पढ़ी। लेकिन सुशांत के मृत्यु की या आत्महत्या की जांच है, जांच बहुत बड़ा गेम, वो इतना बड़ा गेम है कि आपके होश उड़ जाए। जो बंबई पर राज करता है ना, उसका कब्जा होता है बंबई पर, और बंबई में अवैध संपत्ति हर साल, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप, लेकिन 10 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक, 10 लाख करोड़ से
50 लाख करोड़ की होती है। मुझे कई उदाहरण मालूम कि 91 में मैं कई उद्योगपतियों से बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हमें एक शख्स को बंबई में 25 लाख रुपए महीना देना पड़ता है। 25 लाख रुपए 90 की बात बोल रहा हूँ। और मुंबई की जो अभी जो मैं पोस्ट आपको बताना चाहता हूँ, इसमें देखो कि कितने कितने पैसे कहाँ है। और हमें कुछ मालूम नहीं कि मुंबई के लिए इतना कब्जे के लिए क्यों लड़ रहे हैं लोग। तो 2014 में बॉलीवुड की संपत्ति थी 13,800 करोड़, वो 2019 में हो गई 19,900 करोड़, यानी 20,000 करोड़। आईपीएल है ना, जिसकी संपत्ति थी 23,438 करोड़, वो हो गई 50 लाख करोड़। ड्रग है ना, ड्रग इंडस्ट्री, वो मुंबई में 2014 में थी 35,000 करोड़, अभी है 1 लाख करोड़, ज्यादा उससे। पॉलिटिशियन के संपत्ति का मैंने ब्यौरा इसमें बहुत अच्छा दिया है फेसबुक पे, वो मैं ज्यादा इसमें यहाँ नहीं जाता, क्योंकि विधानसभा में जो बैठे हैं बहुत से ज्यादा मुझे मालूम है, उनके पिता मुझे मालूम है, और वो भी कई लोग मेरे दोस्त हैं। तो भी मोटे तौर पर ब्यौरा देता हूँ कि 2014 में 288 एमएलए की संपत्ति थी 3,100 करोड़, वो 2019 में बनी 6,456 करोड़। और ये जो इनकी ड्रग का जो मैंने बोला अभी जिक्र किया था, उससे भी ज्यादा मैंने जिक्र किया था आपको कि नेहरू और इंदिरा के जमाने में ये जो मनुवादी है, वो उनकी थोड़ी मुट्ठी में थे, तो वो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहे थे। मैंने कई बार बोला है कि संविधान जो हमारा अच्छा हुआ, वो इन लोगों ने गांधी का खून किया, इसलिए कई लोग जेल में थे। जो संविधान लिखते समय बाबा साहब को शांति मिली, बाबा साहब संविधान लिख सके, तो कई लोग जेल में थे और कई डरे हुए भागे हुए थे। ये जो जहरीली विचारधारा वाले संघी है सब, एक तो जेल में नहीं तो भागे हुए थे, इसलिए वो संविधान लिख सके। बाबा साहब का पुतला इन्होंने 1949 में जलाया है। 26 नवंबर 1949 को हमको संविधान अर्पण किया, और ये नवंबर तो दिसंबर में बाबा साहब को पुतला जलाया। मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट पोजीशन पे आता हूँ। तो बंबई में ये जो संपत्ति का जो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, और जो पढ़ने का ठीक है, फिर भी दुनिया में देखो ना, जब 2014 के पहले 100 करोड़ फिल्म का ये था, वो 600 करोड़ रुपए, थिएटर खाली पड़े होते हैं, कई चीजें ऐसे कि जिसका उत्तर नहीं है, लेकिन ये सब जोड़ा जाता है काले धन से। तो खुद अभी जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने जो आज तक जब्त किया जो माल है, ड्रग हो गए, ये 1% भी नहीं। और जो एमएलए एमपी की संपत्ति है, इसका जो आप ये लगाएंगे, तो मैं पार्टी वार आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा इसमें कुछ किसी को मुझे किसी की बदनामी नहीं करनी है, ना किसी के खिलाफ है मैं, लेकिन सब व्यवस्था है जो मैंने बोला कि पास प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था, जो व्यवस्था है उसमें वो काम नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था ऐसी बनाते गए, धीरे 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 ऐसी बनाई गई कि आपको सिर्फ 2 समय की रोटी यानी विकास यहाँ तक आपको लाया है। तो देखो 2014 में जो उनकी संपत्ति वाले बीजेपी के 62 एमएलए थे जिनकी संपत्ति 15 करोड़ से ज्यादा थी, और वो 2019 में 27 करोड़ बनी। जिनकी जो रीइलेक्टेड है, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी। आज भी बीजेपी के 105 सदस्य है विधानसभा में, उनमें से
उनकी संपत्ति 7 करोड़ से 18 करोड़ तक गई है। एनसीपी के, शिवसेना के भी उनकी 15 से 27 करोड़ गई है, तो शिवसेना की 7 करोड़ से 18 करोड़ तक गई। एनसीपी की 8 करोड़ से 18 करोड़ तक गई। कांग्रेस की 11 करोड़ से 17 करोड़। संपत्ति बढ़ी, एमएलए की संपत्ति बढ़ी 5 साल में। यानी मुनाफा कितना होता है? 78%। किसी भी बिजनेस में नहीं होता। ये कब शुरू हुआ? 91 से शुरू हुआ। 91 के पहले, यानी आज भी दुनिया में जब कोई इंसान संवैधानिक संस्था पर बैठता है या नेतृत्व में बैठता है, तो उसको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है प्रदेश में, और जब जाता है तब भी ब्यौरा देना पड़ता है। उनकी संपत्ति जहां की वहां होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया? 1991 के बाद, तब तक ये ठीक था, राजनीति सेवा के लिए चलती थी। मैंने कई नेता देखे, मैंने कई बार बोला आपको, वसंत दादा, शंकरराव चौहान, उनको 5-5 करोड़ लोग रुपए लेके आए थे, बैग लेके आए, वापस भेज दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जब लगेंगे हम देख लेंगे, अभी नहीं देंगे, वापस भेजे पैसे। ये सब सेवा की चाल थी। मैंने बाला साहब विखे पटेल के साथ बहुत दिन रहा हूँ। उनका एक ही मकसद था कि परिसर का विकास करना, बस। परिसर के विकास में उन्होंने ट्रस्ट बनाए, राजनीति का बेस पक्का किया, लेकिन लोगों का भी संसार किया। ये शुगर फैक्ट्री का यही मूल उद्देश्य था। हम पढ़े तो शुगर फैक्ट्री की वजह से पढ़े। चलो छोड़ दो, बात ठीक है। तो अभी संपत्ति का जो चल रहा है 91 से 91 तक ठीक था। 91 के बाद जो नई खौजा अर्थनीति आई, उसका अर्थ क्या है? उद्योगपतियों को और राजनेताओं को देश की चारों ओर से संपत्ति लूटने का परवाना। तो 91 के बाद करोड़पति की संख्या बढ़ती गई, संपत्ति बढ़ती गई, और उद्योगपतियों का भी 250% संपत्ति बढ़ती गई। जैसी करोड़पति की संपत्ति बढ़ी, वैसी उद्योग हमारे नेताओं की संपत्ति बढ़ी। और ये कहां तक गया? मई 2014 तक वो 250% थी। मोदी जी आने के बाद वो 500 से 600% हो गई। 500 से 600% हो गई, और 50 करोड़पति थे, उनकी संख्या 150 हो गई, यानी 3 गुना हो गई। और करोड़पति की संपत्ति 5 से 3 गुना से 5 गुना तक बढ़ी। ये खौजा का परिणाम है। अभी मैंने बंबई की बात करी। बंबई पर कब्जा की क्यों इतनी हेल्पर हो रही है? सुशांत का क्या लेना है? लेना देना है। थोड़ा बहुत बिहार के इलेक्शन के लिए होता, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। बंबई पर कब्जा जिसका होता है, उसके पास उसका कब्जा होता है 10 लाख से 50 लाख करोड़ की बेहद संपत्ति पर। इसलिए मुंबई पर कब्जा की बात होती है। तो हमने उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी है, और अभी वो आपके लिए मैंने डाली है। तो मैंने लिखा है कि ये कब्जा सीबीआई का इंक्वायरी जो है, जांच करना वो सुशांत सिंह की मृत्यु की, ये एक 100% बहाना है, लेकिन निशाना है मुंबई पर कब्जा का। और मुंबई पर कब्जा की मैंने सब बात जो आपको बोली, मैंने यहाँ जिक्र किया है, बहुत डिटेल में किया है। ज्यादा मैं आपका समय अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन आज जो मैंने बोला है उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ऐसा है कि देश में एक 20-25 करोड़ लोग सुखी रहेंगे, उनके लिए वो टैक्स देंगे, कारपोरेट टैक्स देंगे, और 2 से 2.5 करोड़ लोग देश चलाएंगे। और आप सबको 100 करोड़ लोगों को 2 समय की रोटी, का ही अधिकार, का ही विकास। ना सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी। रेलवे की बात मैंने की है शॉर्ट में, सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे में थी। हमारे रेलवे में हर दिन 2.5 से 3 करोड़ लोग ट्रैवल करते थे हर दिन, और करोड़ों की संपत्ति थी। करोड़ों का रेलवे का बजट अलग था, इन्होंने वो खत्म किया।
ताकि हिसाब ही नहीं लगे। अब ये ट्रेन भी किसको दे रहे हैं? हम अदानी, टाटा, ईसएल ग्रुप, उनके दोस्त ग्रुप है सब। टाटा को जब वेस्ट बंगाल में 250 एकड़ जमीन दी थी नानो के लिए, वहां मोदी ने उसे कई गुना फुकट जमीन दी हार्ट ऑफ द सिटी में नानो के लिए, और 20,000 करोड़ का कर्ज दिया बिगर ब्याजी। उन्होंने 250 करोड़ का कर्ज दिया था बंगाल वालों ने। तो टाटा उनका पहले से दोस्त है। इतनी भी बोले कि ये अच्छा उद्योगपति, वो अच्छा उद्योगपति, उद्योगपति में थोड़ा बहुत फर्क होता है डिग्री का, लेकिन मनुवादी और मनीवादी ताकत की डिग्री का फर्क हर सरकार में होता है। हर सरकार पर उनका ही राज चलता है। लेकिन आज मई में अमर्याद हो गया। अमर्याद संपत्ति नेताओं के हाथ गई है, अमर्याद संपत्ति उद्योगपति के हाथ गई है, और हम सब लोग भिखारी हुए। तो ये जो निचोड़ आपको समझ में आया हुआ, हमें चारा क्या है? चारा हमें संविधान के तहत अहिंसक मार्ग से सड़क पर आके ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। ये व्यवस्था मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। राजनेता उनके प्यादे हैं, उनके दलाल हैं, और यो दलाल जो है कितनी झूठ बोलते हैं अपने आप को, ये वीडियो दिखाए। इससे आपको जो समझ लेना है समझ लीजिए। मेरी विनती है, मेरे बात का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे ना वैयक्तिक नौकरी चाहिए, ना मुझे किसी पद पर जाना है, लेकिन देश को जगाना मेरा काम है, सच बोलना मेरा काम है। और मेरा दावा है कि मेरे जैसा सच बोलने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। कोई पुलिस को डरता है, कोई जेल को डरता है, कोई मरने को डरता है। मैंने सबके साथ पंगा लिया है आपके लिए। जय भारत।